हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे टॉपिक्स को डील करते हैं। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो एमसीक्यू सीरीज, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो इसी कड़ी में चूंकि पीसीएसजे का और पीसीएस के एग्जाम्स जो है नज़दीक है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या फिर बिहार का हो या फिर और सारे स्टेट्स के जो पीसीएस या पीसीएसजे हैं, तो उसमें जो है पॉलिटी का एक मेजर सेक्शन जीएस वाले पेपर में भी पूछा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चूंकि जो पॉलिटी के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको लूसेंट के लेवल के मिलेंगे, तो मैंने सोचा लूसेंट के सीरीज को कवर कर लेते हैं। तो इसी कड़ी में हमने लूसेंट का जो है सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने जो है भारतीय संविधान का जो विकास है उस पर, चूंकि वो बड़ा लेक्चर है तो उस पर हम लोगों ने 2 लेक्चर लिया है, उसका भाग 1 और भाग 2, ये दोनों लेक्चर हो चुके हैं। और उसके बाद हमने जो है संविधान सभा पे जो है लेक्चर ले लिया है। तो आज का जो लेक्चर है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका है। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश कर दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, जो कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे, इन सारे पे हमसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम लेक्चर को देखते हैं। तो भारत की जो संविधान की उद्देशिका है तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का संकल्प था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यह था संशोधित। यह उद्देशिका जो है निम्न प्रकार से है। तो जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में ही ये जो संशोधित उद्देशिका है, क्योंकि इसमें संशोधन जो है किया गया था एक बार 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। तो उसके बाद से जो उद्देशिका इस टाइम पे है तो वो ये है। तो हम उसको देख लेते हैं एक बार को। और उद्देशिका को आप जो है वर्ड बाय वर्ड याद करें, क्योंकि डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है उद्देशिका से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें भूलते हैं तो उससे दिक्कत होती है। तो हम चलिए उद्देशिका को देखते हैं। तो उद्देशिका बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो ये है। यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि संविधान का जो सोर्स है पावर का, वो भारत के लोग हैं। और जो भारत क्या है तो वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है। यहाँ आप धर्म निरपेक्ष देखिए वर्ड नहीं यूज किया गया है, आप इस बात का ध्यान देंगे। लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। तो और यहाँ पे जो है न्याय की बात की गई है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता की बात की गई है तो स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समता की जो बात की गई है तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। बाद में जो है इन सब को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये सारी बातें की गई हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ जो वर्ड जो बाद में ऐड किए गए थे, तो सोशलिस्ट वर्ड यानी कि समाजवादी वर्ड, और ये जो है पंथ निरपेक्ष वर्ड, और बाकी जो है एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए। तो जो यूनिटी पहले से था, और इंटीग्रिटी जो वर्ड है, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़े गए थे 1976 में। चलिए आगे हम देखते हैं। तो प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीछे लेवल के एग्जाम्स में, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। प्रस्तावना जो है संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। पहले ये इस तरीके की बात थी कि जो प्रस्तावना है उसको कानूनी तौर पर जो है संविधान का भाग नहीं माना जाता था, लेकिन उसके बाद कुछ केसेस हुए हैं जिसमें जो है इसको डिसाइड किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु अथवा स्रोत है वो भारत के लोग हैं। इसके पहले ही मैंने बताया कि जो संविधान की जो शक्ति संविधान को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो भारत के लोगों से मिलती है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। तो ये जो है इस बात का आप ध्यान देंगे। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है संविधान का, वो जो है नॉन इन्फोर्सिएबल है, उसको प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है कि अगर उसका कोई वायलेशन कर रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम
मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम जो है अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं जो केसेज रहे हैं जो कि प्रस्तावना से डील करते हैं। तो बेरूबारी यूनियनवाद का जो 1960 में आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है। बस कि अगर किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है आपको, जब आप कोई केस को देख रहे हैं, तो आप जो है प्रस्तावना का सहायता ले सकते हैं, लेकिन ये जो है नॉन इन्फोर्सिएबल है, इसको जो है प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है कोर्ट्स में। बेरूवारी विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। तो आप कभी कभी पूछा जाता है पीसीएस के एग्जाम्स में, किस केस में जो है जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जो है संविधान का अंग नहीं माना गया है। तो ये जो है बेरूबारी यूनियन जो हो जाएगा वाद जो है 1960 का, वो आंसर इसका हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। तो जब आपको पूछे कि जो है ये पार्ट नहीं है, तो बेरूबारी यूनियन वाला केस हो जाएगा। लेकिन जो है प्रस्तावना को जब संविधान का अंग माना गया है तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला केस हो जाएगा। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था, थियरी या बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी माना है। तो समझ लीजिए कि जो प्रस्तावना है उसको बेसिक स्ट्रक्चर भी माना है और संविधान का उसको भाग भी माना है। तो ये दोनों बात जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत माना गया है। इस बात को आप ध्यान देंगे। संसद जो है संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो है संसद उसमें जो है नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, पॉजिटिव जो है संशोधन अलाउड है। स्पष्टतः जो है संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिनसे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड किए गए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा है, तो उसमें संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर में, लेकिन वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में कर सकती है, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये तीनों वर्ड पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, या फिर ये पूछा जाता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की जो अखंडता शब्द जोड़ा गया है वो किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो 42वां संशोधन 1976 इसका आंसर हो जाएगा। और तीन जो वर्ड जोड़े गए हैं आप उसको फिर से हाईलाइट करेंगे, वो जाएगा अपना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और 2 प्रकार की जो है समानता की बात की गई है, उसमें जो कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रहे हैं और जो बातें हैं कुछ उसको हम देख लेते हैं। तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान। ये भी पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो किसका है, तो वो जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, ये भी पूछा जाता है। अतः यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला भी है। ये चूंकि जो वर्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि ये अंशतः कठोर है, यानी कि थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला भी है, तो इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि जो अमेंडमेंट होता है संविधान में, जब संशोधन करना होता है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत साधारण जो है बहुमत से पास किया जाता है, लेकिन किसी किसी चीजों के लिए जो है स्पेशल मेजोरिटी भी लगती है। इसीलिए जो जिसपे स्पेशल मेजोरिटी लगती है उसके लिए जो है ज्यादा वोट चाहिए होता है, इसीलिए उसको अंशतः कठोर माना जाता है। और जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं जो कानून, चूंकि वो 50% से प्लस से ही पास किए जाते हैं, तो उसको अंशतः लचीला माना जाता है। तो इसका जो है ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। इसका तात्पर्य यही है कि कुछ चीजें जो संविधान में आसानी से संशोधित हो जाती हैं और कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी 2/3 और 50% वोटिंग चाहिए होती है हाउस की। नोट में कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। इस बात का भी ध्यान देंगे, कभी कभार पूछा जाता है कि जो लिखित संविधान है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन होगा, वो जो है फ्रांस की देन है। फ्रांस में जो है लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। जब भी कभी पूछा जाए कि राजनीतिक व्यवस्था में भारत में सर्वोच्च कौन है, तो संविधान सर्वोच्च है। यहाँ ना तो संसद सर्वोच्च है, ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, ना तो विधायिका सर्वोच्च है, यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। भारत का जो है संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। मैंने इस बात को स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। ये भी पूछा जाता है कि किस जगह से जो है मैक्सिमम प्रोविजन भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो उसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे।
संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संघीय शासन की व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे राज्यों का संघ घोषित किया गया है, और यह जो है अनुच्छेद जो है 1 है उसमें आ जाता है। आप इस बात का ध्यान देंगे। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि संविधान से रिलेट करते हैं, और अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें भारत जो संविधान का विदेशी स्रोत है उसको हम देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।